Hello friends, welcome to my channel Amjad Online Classes. So today we are going to take some more problems on cost sheet, right? In the previous video I had told you the complete format of the cost sheet, but before making you solve some further problems, some further questions, let me make you give some clearance about the cost sheet format, right? In this format I use some heads, right? But मैंने आपको समझाने के लिए उतने heads use कर रहे हैं, otherwise देखा जाए चार मेन हेड्स होते हैं किसी भी कॉस्ट शीट में. देयर आर ओनली 4 मेन हेड्स, राइट. मैंने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप बुक्स में देख के कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं. तो व्हाट आर दोज 4 मेन हेड्स, राइट? दैट इज फर्स्ट प्राइम कॉस्ट, द सेकेंड इज फैक्ट्री कॉस्ट, जिसे मैंने फॉर्मेट में यूज़ किया नेट फैक्ट्री कॉस्ट, राइट. तो ग्रॉस, इससे पहले हमने निकाला था ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, राइट. फिर हमने निकाला था फैक्ट्री कॉस्ट, फिर हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, and then cost of sales. So these are the 4 main heads of the cost sheet. So either you number them or not. Either you write A, B, C, D, right? Either you write 1, 2, 3, 4, 5. That is not going to affect and that is not going to matter here a lot. Here just you have to keep in mind there are only 4 heads in the cost sheet जो आपको याद होने चाहिए, आपको कैलकुलेट करने हैं, ठीक है. उनको वो मैंने फर्दर आपको आगे पता चलेगा जब हम क्वेश्चन कुछ एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो मैंने उनको फर्दर सब हेड्स में क्यों डिवाइड किया था. तो दोज वर सब हेड जो मैंने A, B, C, D, E, F, G, H तक आपको बताया था, G तक बताया था. सो इट्स अप टू यू. मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि वो फिक्स आप A, B, C, D, E, F, G ही यूज़ करें. आप वो 1, 2, 3, 4, 5 यूज़ कर सकते हैं, या सिर्फ इन्हीं 4 हेड्स को नाम दे सकते हैं A, B, C, D, राइट. बाकी को आप सब हेड्स को आप अपनी मर्जी से आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आप नाम दें. तो आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू कन्फ्यूज एट ऑल, राइट. Here the only point of remembering is that point of learning is that you have to calculate these 4 heads, because sometimes it is asked in the question, prepare cost sheet and calculate prime cost, factory cost and cost of goods produced and the cost of sales. So I am just telling you. So you must understand that according to that format, जो हमने format बनाया था उसी format के according, राइट. डायरेक्ट मटेरियल जो हमारी प्राइम कॉस्ट आई थी, दैट वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेन डायरेक्ट मटेरियल एंड द डायरेक्ट लेबर. आप अगर अपने प्रीवियस फॉर्मेट को देखें, राइट, प्लस एनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी जो आपकी प्राइम कॉस्ट है दैट इज रिलेटेड टू योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट. एंड देन यू एडिड सम फैक्ट्री ओवरहेड्स, राइट. इट मीन्स द फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस प्राइम कॉस्ट विल बी इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट. हियर द फैक्ट्री कॉस्ट मीन नेट फैक्ट्री कॉस्ट. It means WIP, यानी work in progress, is already adjusted in this, right. After that, the cost of goods produced here means factory cost जो आपकी कैलकुलेट होकर आई, क्योंकि आप देखें हम कर क्या रहे हैं, हम टोटल कॉस्ट में सारे एक्सपेंसेस एक के बाद ऐड करते आ रहे हैं. ये तो कर रहे हैं हम कॉस्ट शीट में. तो यानी आखिर में हमें क्या करना है, हमें टोटल कॉस्ट यानी टोटल एक्सपेंसेस हमें चाहिए. तो फैक्ट्री कॉस्ट अब हम क्या ऐड कर रहे हैं, ऑफिस ओवरहेड्स. फैक्ट्री कॉस्ट में जब हम ऑफिस रिलेटेड ओवरहेड्स ऐड कर देंगे तो ये आपकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड. अब आपको निकालना होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, तो आपने यहाँ कैलकुलेट कर लिया. इसमें प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. अगर अब आपके बाद कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं तो वो आप इसमें यहाँ ऐड कर देंगे. तो आप ऐसे आपको कैलकुलेट नहीं करना है, जस्ट मेकिंग योर कॉन्सेप्ट क्लियर हियर एट दिस पॉइंट कि आपको ऐसे भी मालूम होना चाहिए कि हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अदरवाइज आपको कैलकुलेट तो उसी फॉर्मेट में करना है. तो अब हम एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको बहुत क्लियर हो जाए, इजी, राइट. तो उस क्वेश्चन के लिए फिलहाल इतना बेसिक क्वेश्चन है कि मैं सिर्फ अमाउंट का एक ही कॉलम लूँगा, राइट. मैं अभी पर यूनिट वाला कॉलम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आगे जब थोड़ा सा हम एडवांस प्रॉब्लम लेंगे तो पर यूनिट वाला कॉलम भी लेना शुरू होगा, क्योंकि क्वेश्चन अभी फिलहाल मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि 4 हेड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. राइट. अभी फिर मैं अमाउंट का सिर्फ ये कॉलम ले लेता हूँ. दिस इज द कॉलम ऑफ अमाउंट. आई एम नॉट टेकिंग द सेकंड कॉलम, right. Definitely we have to calculate per unit cost also in every question, but here we are not calculating, but because this is a very basic question, just I'm making you understand again the format of the cost sheet with the help of a certain question, right.
तो देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा है कि यू हैव टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट एंड दीज आर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर गिवन। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, अब आप देखिए इसमें आपको ना तो ओपनिंग स्टॉक दिया है ना क्लोजिंग स्टॉक दिया है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम दिया है, तो हम उसी तरह लिख देंगे यहाँ आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, that is 20,000. After that the second component of the prime cost is given, that is the direct labor या direct wages, direct labor या direct wages भी आप लिख सकते हैं, that is 8,000, right? Then indirect labor, अब आप ये ध्यान रखिएगा, indirect labor is considered to be, अब यहाँ आपको क्या करना है कॉस्ट शीट में, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना आना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी आइटम दैट विच कैटेगरी इट बिलोंग्स टू। अब फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट लेबर इट डज नॉट बिलोंग टू द प्राइम कॉस्ट, इट बिलोंग्स टू द फैक्ट्री ओवरहेड्स। डायरेक्ट अगर होती तो यहाँ आती, जैसे यहाँ आ गया, तो इनडायरेक्ट नहीं आएगा, सुपरविजन यहाँ नहीं आएगा, तो इट मीन्स आपका यही दो एक्सपेंसेस हैं जो कि आप यहाँ ऐड कर लोगे। 28,000 विल बी ट्रीटेड एज योर प्राइम कॉस्ट। अब आप चाहे तो इसको 1 2 3 नाम दे दीजिए, चाहे ABCD आप नाम दे दो, तो मैं फिलहाल अभी यहाँ कोई नाम नहीं लिख रहा हूँ, क्यों, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करना, मेन हेड यही है प्राइम कॉस्ट। इसमें हम क्या ऐड करते हैं, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स देखना है, यानी फैक्ट्री से रिलेटेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे क्या है। WIP नहीं दे रखा है, कोई ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा है, राइट। तो आप सीधे सीधे देखिए, इनडायरेक्ट लेबर जो फैक्ट्री की है वो यहाँ आएगी 2500, इनडायरेक्ट लेबर 2500। उसके बाद आपकी सुपरविजन कॉस्ट, फैक्ट्री लिखा है 1000, देखिए साफ लिखा है फैक्ट्री रेंट। अगर रेंट पे कुछ नहीं लिखा होता, राइट, नथिंग कुड हैव बीन मेंशन, राइट, एज फार एज द रेंट इज कंसर्न, तो ये ऑफिस ओवरहेड माना जाता है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर लिखेंगे फैक्ट्री रेंट 1600। फिर आप देखिए फैक्ट्री लाइटिंग, साफ लिखा हुआ है लाइटिंग, ये आपका है 600। फिर आपका ऑयल फॉर मशीन, आप देखिए यहाँ पर ऑयल फॉर मशीन भी सिग्निफाई करता है, ये भी फैक्ट्री से रिलेटेड ही एक्सपेंस है, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ऑयल फॉर मशीन, ये आपका 100। अब आपका डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, अब यहाँ भी ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन सिग्निफाइज दैट इट इज़ रिलेटेड द फैक्ट्री। अगर डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर होता तो वो यहाँ नहीं आता, फिर वो ऑफिस में जाता। डेप ऑफ मशीन, डेप ऑफ मशीन 500। अब यहाँ देखिए आगे ऑफिस से शुरू हो गए आपके एक्सपेंसेस, जो अभी हमें यहाँ नहीं लिखने हैं, तो अभी आप यहाँ इसका टोटल करेंगे। कोई WIP नहीं देख रहा है, कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दे रखा है, तो आप सीधे इसमें ऊपर से यहाँ ऐड कर देंगे। $34,300 आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक, चाहे आप इसको नाम दें यहाँ 1 और 2, और चाहे A या B, आई एम नॉट कन्फ्यूजिंग यू अगेन, आई एम सेइंग अगेन, चाहे ABCD नाम दे दें आप, चाहे 1, राइट। उसके बाद आते हैं, आप इसमें क्या ऐड करते हैं, ऐड ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स देखिए, ऑफिस ओवरहेड्स आपके 8000 दे रखे हैं, ऑफिस ओवरहेड्स 8000। ऑफिस सैलरी दे रखी है 2000, सैलरी 2000। और कोई ऑफिस का, अब आप देखिए कोई ऑफिस का मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखे हैं, यानी मिक्स ऑफिस एक्सपेंसेस
मिस ऑफिस एक्सपेंसेस हैं 1000। अब आपका कोई ऑफिस से रिलेटेड नहीं है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अगली कैटेगरी में आते हैं, तो आप यहाँ इसको ऐड करेंगे। 45,000 आपका क्या आ गया, जैसे हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड आ गया आपका। अब आपका एक हेड बचता है मेन, जो हमारा बाद में आएगा ऐड सेलिंग ओवरहेड्स। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आपके दे रखे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है 6000, तो 6000 यहाँ आप ऐड कर लोगे। उसके बाद आपका कुछ नहीं है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सिर्फ आपके यही है, तो इसे आप यहाँ कैलकुलेट करोगे। 51,300 आपकी क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स, या आपका टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हम इसको कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। तो ये हो गया। अब आपको मैंने बोला कि इसके बीच में प्रॉफिट या लॉस होता है, और फिर आप लिखते हैं सेल्स यहाँ। अब देखिए प्रॉफिट इज द हिंट ऑफ द प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑन कॉस्ट, यही आपको ध्यान रखना है। देखिए प्रॉफिट जो है इज ऑन कॉस्ट, अब कॉस्ट पर दिया है 20%, अभी 20% कॉस्ट ही आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 20% डायरेक्ट आप इसी का कैलकुलेट कर देंगे, यानी आपको वो एडजस्ट करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने आपको पिछली बार क्वेश्चन कहा था, हाँ अगर ऑन सेल्स होता तब आपको इसमें यहाँ एडजस्ट करने की जरूरत होती है। अब तो डायरेक्ट इसका 20% निकाल देंगे, जो कि आएगा 10,260, 10,260। और जब हम कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा सेल्स 61,560, right? I just took a very easy question just to make you understand, right? The format again, just to make you understand how to identify each and every item, just to put in the format, right? And just to make you understand, there are only the 4 main heads of the cost sheet. Either you name them, either you number them or not. हाँ, वो जो मैंने सब टाइटल्स दिए थे और सब हेडिंग्स दिए थे वो आपको आगे करने पड़ेंगे, लेकिन सब हेडिंग अब मैं उसको आप कुछ भी नाम दें या कुछ भी नंबर दें वो अलग बात है, वो क्यों करने पड़ेंगे वो आपको आगे समझ में आएगा जब हम थोड़ी एडवांस प्रॉब्लम देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन मैंने बहुत ईजी लिया विदाउट ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंड स्टॉक, एंड इट कुड बी अ वेरी ईजी एंड थैंक if you I made you understand it well, right? Thanks for watching this video patiently, right? I see I come in the next video taking a difficult problem, little bit difficult, अभी तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी से difficult दे रहा हूँ, and thank you for watching, thank you, see you again.